नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं अतुल अग्रवाल हूं। बुलेटिन की शुरुआत हेडलाइंस के साथ। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर स्याही अटैक को लेकर मचा घमासान। मनीष सिसोदिया ने कहा हत्या की साजिश, स्याही की जगह हो सकता था तेजाब या फिर बम। बीजेपी और दिल्ली पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में ऑड इवन की कामयाबी पर धन्यवाद कार्यक्रम में सीएम केजरीवाल पर महिला ने फेंकी थी स्याही। सीएनजी घोटाले का लगाया था आरोप, आरोपी महिला गिरफ्तार। पीडीपी विधायक दल की बैठक में की गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामकाज की तारीफ। जम्मू कश्मीर की नई सरकार पर फैसले के लिए महबूबा मुफ्ती को दी गई जिम्मेदारी। फिल्म अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी पर मारपीट का मुकदमा। कार पार्किंग को लेकर हुआ था झगड़ा। हाउसिंग सोसाइटी के चेयरमैन की बेटी ने दर्ज कराई एफआईआर। 18 अगस्त 1945 को प्लेन क्रैश में ही हुआ था नेताजी सुभाष चंद्र बोस का निधन। एक ब्रिटिश वेबसाइट ने किया दावा। और टीम इंडिया ने लगाई हार की हैट्रिक। विराट कोहली की सेंचुरी गई बेकार। मेलबर्न वनडे में मिली 3 विकेट से हार। सीरीज भी गंवाई और साख भी। आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर स्याही फेंकने से राजनीतिक माहौल खराब गया है। खुद को आम आदमी सेना की नेता बताने वाली एक महिला के स्याही फेंकने के बाद से हंगामा मच गया। आनंद फानन में छत्रसाल स्टेडियम में चल रहे ऑड इवेंट पर धन्यवाद कार्यक्रम का समापन कर दिया गया। इसके बाद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली पुलिस को आड़े हाथों ले लिया। मनीष सिसोदिया ने कहा कि मुख्यमंत्री की सुरक्षा में साजिशन चूक की गई और ऐसे हालातों में मुख्यमंत्री की जान को खतरा भी हो सकता था। दिल्ली की पुलिस इस बात की चिंता ही नहीं कर रही है कि जहां पे हजारों लोग बैठे हुए हैं दिल्ली के, वहां पे कोई चेकिंग की जाए। उस पूरे कार्यक्रम में ना कोई चेकिंग हो रही थी, ना दिल्ली की पुलिस वहां कोई सिक्योरिटी के, पब्लिक सिक्योरिटी के इंतजाम देख रही थी। वहां पे सिर्फ और सिर्फ तमाशा देखने के लिए कुछ लोग खड़े हुए थे। मुझे इसमें सीधे सीधे लगता है कि बीजेपी की साजिश है ये, और बीजेपी वाले कहीं ना कहीं इस तरह के मौकों का फायदा उठा के अरविंद केजरीवाल या दिल्ली की पूरी कैबिनेट के ऊपर हमला कराना चाहते हैं। ये हत्या भी करा सकते हैं लोग, क्योंकि इनसे संभल नहीं रहा है। ये हर वक्त हाई अलर्ट चिल्लाते रहते हैं। कहां है इनका हाई अलर्ट? आज कोई महिला आके या कोई व्यक्ति आके दिल्ली के मुख्यमंत्री के, दिल्ली की कैबिनेट के ऊपर तेजाब फेंक के चला जाए, हजारों लोग बैठे हैं वहां पे, बम ब्लास्ट करके चला जाए, कौन जिम्मेदारी लेगा इसका? पुलिस कहां पे है? और इधर दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता राजन भगत ने कहा है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कार्यक्रम की सुरक्षा के लिए सभी जरूरी इंतजाम किए गए थे। उन्होंने कहा कि केस दर्ज कर लिया गया है और जांच की जा रही है, मगर साजिश जैसे आरोप सरासर बेबुनियाद हैं। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब की जो पर्सनल सिक्योरिटी के लिए जो एस्कॉर्ट, पायलट और पीएसओस दिए जाते हैं वो भी थे, और सिक्योरिटी यूनिट की एंटी सैबोटेज चेक टीम ने पूरा एंटी सैबोटेज चेक किया था, और वो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को कवर भी दे रही थी फंक्शन के दौरान। और इसके अलावा जो एलिगेशंस लगे हैं कॉन्स्पिरेसी के दिल्ली पुलिस के, वो बिल्कुल बेबुनियाद, और वो उनके बारे में यही कहना है कि वो उस तफ्तीश के अंदर सभी एस्पेक्ट्स को देखा जाएगा, और हमारी तरफ से पूरा अरेंजमेंट था, और इस प्रकार की कोई भी बात बेबुनियाद है। उधर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के आरोपों के बाद बीजेपी ने भी पलटवार किया। दिल्ली विधानसभा में पार्टी के नेता विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि अपनी नाकामयाबियों से डरी हुई आम आदमी पार्टी अब डर्टी पॉलिटिक्स पर आमादा हो गई है। जिस तरह से आम आदमी पार्टी पैटी पॉलिटिक्स करने की कोशिश कर रही है और जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप कर रही है, उससे तो ऐसा लगता है कि इनकी अपनी स्क्रिप्ट थी, और सस्ती लोकप्रियता के लिए ये पार्टी किसी भी हद तक जा सकती है। क्योंकि मैं मनीष सिसोदिया को और अरविंद केजरीवाल जी को ये याद दिलाना चाहता हूं कि जब जर्नैल सिंह ने चिदम्बरम पर जूता फेंका था तो आपने उसको बुला करके टिकट से नवाजा था। तो इस तरह की जूता फेंकना या स्याही फेंकना जैसी राजनीति को बढ़ावा देने का काम आम आदमी पार्टी ने किया है, खुद जर्नैल सिंह को टिकट देकर, और अपनी इनफाइटिंग को, अपने अंदर के करप्शन को दबाने के लिए अगर वो भारतीय जनता पार्टी के पर आरोप लगाते हैं तो इससे गिरा हुआ स्तर इस पार्टी का और कोई हो नहीं सकता।
उधर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने स्याही फेंककर विरोध जताने के तरीके को सिरे से गलत करार दिया। उन्होंने कहा कि अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग राय हो सकती है, मतभेद भी हो सकते हैं, मगर विरोध का यह तरीका कतई सही नहीं। Anybody may be upset with leaders or the lady who has thrown ink on the Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal. She may be upset with for some reason, but this is not the proper way to protest. Throwing off ink or papers or ugly kind of protest, which is not good in our civilized society. Having said that, I was upset that some of the Aam Aadmi Party leaders started accusing BJP of orchestrating all this ink throwing and all. This is ridiculous actually. और इससे पहले ऑड इवन कार्यक्रम की कामयाबी के लिए आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार ने एक धन्यवाद कार्यक्रम आयोजित किया था। छत्रसाल स्टेडियम में चल रहे इस कार्यक्रम में जिस समय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भाषण दे रहे थे, ठीक उसी वक्त भावना अरोड़ा नाम की एक महिला ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर स्याही फेंक दी। यह महिला खुद को आम आदमी सेना की पंजाब प्रदेश प्रभारी बता रही थी और वो ऑड इवन फॉर्मूला की आड़ में सीएनजी घोटाला होने का आरोप भी लगा रही थी। बधाई देना चाहता हूं। छत्रसाल स्टेडियम में मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल का भाषण चल रहा था, तभी एक लड़की मंच की ओर बढ़ी और सीएम के ऊपर स्याही फेंक दी। वो महिला मंच की ओर कागज के कुछ टुकड़े भी उछाल रही थी। खुद को आम आदमी पार्टी सेना की पंजाब प्रभारी बताने वाली भावना अरोड़ा का आरोप है कि सीएनजी में बड़ा घोटाला हुआ है। उसने अपने पास आम आदमी पार्टी के खिलाफ सबूत होने का भी दावा किया। सीएनजी का घोटाला हुआ है सर, बहुत बड़ा। मेरे पास प्रूफ है। सीएनजी का घोटाला किया इन लोगों ने। मैंने खुद, मैं पंजाब प्रभारी हूँ आम आदमी सेना की, मैंने खुद इनका स्कैम, मेरे पास सीडी है, सीडी। वहाँ सुरक्षा में मौजूद लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की थी, लेकिन वो रुकी नहीं। एकदम से आई वो औरत, उसका पता नहीं वो घोटाला कह रही थी, सीढ़ियां फेंकी उन्होंने और फिर वो फेंक दिया। स्याही फेंकने के बाद सुरक्षा कर्मियों ने उसे हिरासत में ले लिया। इस बीच मंच से मुख्यमंत्री कह रहे थे, उनको छोड़ दीजिए, वो किसी घोटाले की बात कह रही हैं, उनसे कागज ले लीजिए। हालांकि थोड़ी देर बाद दिल्ली सरकार ने इसे सीएम की सुरक्षा में चूक बताते हुए बीजेपी पर उनकी हत्या की साजिश का इल्जाम लगा दिया। भावना नाम की लड़की जो कि खुद को आम आदमी सेना की कार्यकर्ता बता रही थी, वो यहाँ पर पहुंची। यहाँ पर उन्होंने पहले यहाँ पर सीडी उछाली, कागज उछाले और कहा कि सरकार सीएनजी घोटाला कर रही है, और उसके बाद काली स्याही उन्होंने ऊपर की तरफ उछाली। ठीक आप देख सकते, स्याही यहाँ पर पड़ी हुई है। कैमरामैन देवेंद्र के साथ रमन अमगाई, न्यूज वर्ल्ड इंडिया, दिल्ली। खबरों में आगे बढ़ते हैं, लेकिन इसमें भी मुख्य किरदार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ही है। जी, दिल्ली में मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से केंद्र सरकार को अपने निशाने पर ले लिया है। इस बार केजरीवाल साहब ने ऑल इंडिया सर्विसेज के नियमों में बदलाव और ज्वाइंट कैडर अथॉरिटी के मुद्दे पर अपनी झल्लाहट जाहिर की है। लगे हाथों उन्होंने मोदी सरकार पर दिल्ली सरकार के कामों में अड़ंगा लगाने का भी आरोप लगा दिया। दिल्ली के सीएम और डेप्यूटी सीएम ने अब की बार ऑल इंडिया सर्विसेज के नियमों में बदलाव के बहाने ट्विटर के जरिए मोदी सरकार पर हमला बोला है। ये कहते हैं कि हम झगड़ा करते हैं। रोज सुबह उठकर मोदी जी दिल्ली सरकार के काम में कोई अड़ंगा लगा देते हैं। मोदी सरकार ने 44 साल पुराना नियम बदल दिया, सिर्फ इसलिए कि मुझे जेसीए की मीटिंग में हिस्सा लेने से रोक दिया जाए। उन लोगों को हमारी उपस्थिति से इतना डर क्यों लगता है? दरअसल 1972 के ऑल इंडिया सर्विसेज नियमों में बदलाव के चलते अब दिल्ली के मंत्री ज्वाइंट कैडर अथॉरिटी की बैठक में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। वो जो है वो हर दिन जो है वो बेकाम की बातें करते हैं, और जो आदमी बेकाम की बातें करेगा, जो आदमी जो है वो अपने विकास पर विश्वास नहीं करेगा और नाकामियों का नगाड़ा बजाएगा, तो इसी तरह के उसके सुर सुनाई पड़ेंगे। इसलिए उन्हें अपने काम पर काम करना चाहिए, काम करते रहना चाहिए। अगर काम उनसे नहीं संभल रहा है तो छोड़ दें। निगम की आज जो हालत है, निगम में काम नहीं हो पा रहे हैं और इनकी गलत नीतियों के कारण, द्वेषपूर्ण रवैये के कारण, तो मुझे लगता है कि कोई नई चीज नहीं है। लगातार ट्वीट करना, मोदी जी के बारे में कुछ कहना, केंद्र सरकार के बारे में कुछ कहना।
खास बात यह है कि जेसीए ही अफसरों की पोस्टिंग तय करती है, लेकिन इसकी बैठकों में अब सिर्फ अफसर शामिल हुआ करेंगे। टीम न्यूज वर्ल्ड इंडिया। खबर जम्मू कश्मीर से है, जहां बीजेपी और पीडीपी का गठबंधन बरकरार रहने के आसार और बढ़ गए हैं। आज पीडीपी विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें सरकार के गठन से जुड़े सभी फैसले लेने के अधिकार पार्टी अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती को दे दिए गए। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके कामकाज की जमकर तारीफ की गई। जाहिर है कि यह संकेत देने की कोशिश की गई कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को विपक्ष में ही अभी बैठना होगा। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की कोर ग्रुप की मीटिंग के बाद ऐसा लग रहा है कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी और पीडीपी की मिलीजुली सरकार का गठन कभी भी हो सकता है, क्योंकि आज की मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खूब बधाई दी। यहाँ पे तमाम जो यहाँ के लीडर्स थे पीडीपी के, उन्होंने आश्वासन जताया है कि नरेंद्र मोदी ने जो भी उनसे वादे किए थे उनको कुछ को उन्होंने पूरा किया और कुछ को पूरा करना बाकी है। श्रीनगर में पीडीपी विधायकों की बैठक में भी उस सवाल का जवाब नहीं निकला जिसका पूरा जम्मू कश्मीर बेसब्री से इंतजार कर रहा है। पीडीपी विधायकों ने दिवंगत मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद को श्रद्धांजलि दी और सरकार के गठन के बारे में फैसला लेने का अधिकार पार्टी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती को सौंपने का प्रस्ताव दिया। तो हमारा एजेंडा ऑफ अलायंस है, वो हमारे लिए एक मुकद्दस दस्तावेज है। इट्स अ सेक्रेट डॉक्यूमेंट फॉर अस, और उसमें मुफ्ती साहब के होते हुए बहुत सारी प्रोग्रेस हो गई है, लेकिन आगे क्या करना है उसके लिए पार्टी ने पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती को ऑथराइज किया है। अब महबूबा मुफ्ती को ये फैसला लेना है कि वो किस दल के साथ सरकार बनाएंगी, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख उमर अब्दुल्ला ने उन्हें नसीहत देने में देर नहीं लगाई। पीडीपी की मीटिंग खत्म होते ही उन्होंने ट्वीट किया कि अब बहुत हो चुका, अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो गठबंधन खत्म करो और जनता के बीच दोबारा जाओ। इसके पहले पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने बीजेपी को नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन सरकार बनाने का फिलर भेजा था और बाद में मुकर गए थे। लिहाजा ज्यादा वक्त महबूबा मुफ्ती के पास भी नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि महबूबा पूरा मोल भाव करने के बाद ही बीजेपी के साथ सरकार बनाना चाहती हैं। देरी सिर्फ इस बात की है कि कब पीडीपी लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग बुलाए तो सरकार का गठन उसके बाद ही हो सकता है। श्रीनगर से कैमरामैन शकील रहमान के साथ फयाज बुखारी, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। खबर पश्चिम बंगाल से है, जहां पर विधानसभा चुनावों से पहले पूर्व मुख्यमंत्री और सीपीएम के वरिष्ठ नेता बुद्धदेव भट्टाचार्य जी ने कांग्रेस को गठबंधन करने का न्योता दे दिया है। इसके बाद पश्चिम बंगाल में नए सियासी समीकरणों को लेकर अटकलें और तेज हो गई हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ हवा बनाने की शुरुआत पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य ने सिंगूर से की। नैनो कारखाने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन से ममता बनर्जी ने सीपीएम सरकार को उखाड़ फेंका था। सिंगूर में उन्होंने कहा कि अगर यहां नैनो फैक्ट्री लगती तो सिंगूर में हालात बदल जाते, लेकिन केवल अंधकार पसरा हुआ है। हम स्थिति बदल देंगे। वाम मोर्चा के साथ अन्य वाम दल एकजुट हैं। कांग्रेस से मेरी अपील है कि वो भी साथ आए। हम मिलकर तृणमूल कांग्रेस सरकार को बेदखल करेंगे। बुद्धदेव से पहले सीपीएम के कुछ बड़े नेता भी कांग्रेस से गठबंधन की वकालत कर चुके हैं। खुद कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी भी टीएमसी के खिलाफ कम्युनिस्ट दलों से तालमेल के हक में हैं। ये इसलिए हम लोग क्या करें, हमारा आम लोगों की और हमारा आम वर्कर की जो मन की इच्छा है, जो उनका चाहत है, ये सब हम अपना आला कमान के पास रखेंगे। आला कमान जो तय करेगा वही होगा। लेकिन कई कम्युनिस्ट नेताओं को कांग्रेस से तालमेल पर सख्त ऐतराज है और बीजेपी नेताओं का दावा है कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और वाम दलों का वजूद खत्म हो चुका है। In our party, we have not discussed it. In the central secretariat, this issue had not come up. We should discuss and then we will make it clear. So far as our party position is, we don't like to go with Congress. अभी सीपीएम का कोई शक्ति नहीं है। एक मुर्दा पार्टी का नाते सीपीएम चल रहा है। कांग्रेस तो प्राय खत्म इस स्टेट से, पूरा देश से खत्म तो इस स्टेट से भी खत्म। इसी साल केरल में भी विधानसभा चुनाव हैं, जहां पर कांग्रेस और लेफ्ट दलों में सीधी लड़ाई है।
ऐसे में पश्चिम बंगाल में दोनों दलों का तालमेल काफी पेचीदगी भरा हो सकता है। टीम न्यूज वर्ल्ड इंडिया। जी, खबर छत्तीसगढ़ से है। नक्सलवादियों के खौफ वाले छत्तीसगढ़ के बस्तर में एक अनोखी और शाही शादी हुई है। यहां सरेंडर कर चुके दो पूर्व नक्सलवादियों की शादी में पूरा जगदलपुर शहर और पुलिस महकमा दोनों शरीक हुए। बस्तर ने ऐसी शादी न देखी होगी और न सुनी होगी। पूरा शहर दुल्हा दुल्हन का स्वागत करने में जुटा हुआ है। ये शादी हो रही है दो प्रेमियों लक्ष्मण और कोसी की। चंद दिनों पहले दोनों नक्सलियों के साथ हाथ में बंदूक थामे जंगल जंगल मारे फिरते थे, लेकिन अब हजारों लोगों के बीच अपनी नई जिंदगी शुरू कर रहे हैं। जिंदगी वो मेरे शादी भी नहीं दिखा, अभी मेरा शादी के इतना जन ले आले दीदी का वो पूरा है, वो पूरा बड़ी बड़ी पत्रकारी भी है, कोतवाली पटली आया। 25 साल के लक्ष्मण और कोसी का प्यार सरेंडर करने के बाद परवान चढ़ा था, लेकिन नक्सलियों का खौफ प्यार पर भारी पड़ रहा था। ऐसे में जब पुलिस और सामाजिक संगठनों को पता चला तो दोनों को एक करने की तैयारी की गई। बारात के आगे पुलिस के बैंड ने फिल्मी गीतों पर समा बांध दिया। आज पूरा शहर इस शादी को एक समारोह के रूप में ले रहा है। पुलिस विभाग और जनता के बीच का जो संबंध है, और एक हम जो मैसेज देना चाहते हैं माओवादियों को कि संगठन में एक नक्सली की जो पारिवारिक और सामाजिक जिंदगी नहीं होती, न के बराबर होती है। रिसेप्शन के लिए भी जोरदार इंतजाम किए गए। बारातियों के लिए ऑर्केस्ट्रा से लेकर लजीज खाने तक सब कुछ हाजिर किया गया। वरमाला देखने के लिए मौके पर करीब 10,000 लोग मौजूद थे। बस्तर की जनता माओइज्म को नकार दिया है और माओवादियों से ये अपेक्षा करते हैं उनका भी हृदय परिवर्तन हो, मुख्य धारा में जुड़े। ये शादी पूरे इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है। पुलिस ने इसके जरिए युवाओं को नक्सलियों से दूर रहने का संदेश देने की कोशिश की है। धर्मेंद्र महापात्रा, न्यूज वर्ल्ड इंडिया, जगदलपुर। और अब एक और अच्छी खबर। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के वाराणसी, मिर्जापुर और भदोही की महिलाओं ने की है एक अनूठी पहल। यहां की महिलाएं अपने हुनर से अपनी तकदीर खुद ही लिख रही हैं। यहां महिलाओं ने परंपरागत क्राफ्ट का कारोबार शुरू किया और अब इनका टर्नओवर करोड़ों रुपयों तक जा पहुंचा है। पूर्वांचल की इन महिलाओं ने अपने हौसले से आसमान छू लिया है। इनके द्वारा तैयार कपड़े आज फैशन की दुनिया में धूम मचा रहे हैं। 2010 में वाराणसी, मिर्जापुर और भदोही में 10 महिलाओं के समूह ने इसकी शुरुआत की थी और अब इसमें करीब 500 महिलाएं जुड़ चुकी हैं। आइकिया और फैब इंडिया इनके क्राफ्ट की सबसे बड़ी खरीदार हैं और पिछले साल 2014-15 में इन्होंने करीब 3.5 करोड़ का कारोबार किया था। करीब 25 से 30% मुनाफे से इन महिलाओं ने न केवल अपने परिवार की आर्थिक मदद की बल्कि आत्मनिर्भरता भी हासिल कर ली है। आज के दिन कामयाब हैं और हमारी वजह से काफी महिलाएं आज के दिन रोजी रोटी कर रही हैं। हमको बहुत ज्यादा खुशी होती है कि आज महिलाएं हमारी वजह से कम 2 पैसा कमा रही हैं। अपनी गांव की महिलाओं को भी अपने साथ बाहर लेकर आए हैं, उनके साथ भी काम करते हैं। मेरे साथ 70 महिलाएं काम करती हैं। पहले से मैं अब बहुत ज्यादा आगे आ गई हूँ, मैं बहुत खुशी है। महिलाओं के इस ग्रुप का सपना डॉक्टर दीप्ति ने देखा था। वो रंग सूत्र क्राफ्ट के जरिए पूर्वांचल के अलावा राजस्थान, पश्चिम बंगाल और मणिपुर में महिलाओं को कारोबारी बनाने के लिए काम कर रही हैं। महिलाओं को ज्यादा फायदा मिले इस मकसद से वाराणसी में एक शोरूम भी खोला गया है। वो 3000 जो महिलाएं हमारे साथ जुड़े हैं, वो भारत के डिफरेंट हिस्सों में, उनके कुल मिला के जब उन लोगों ने बिजनेस किया तो वो 10 करोड़ रुपीस के आसपास वो टर्नओवर है और वो जो प्रॉफिट हुआ वो 60 लाख के आसपास है। क्राफ्ट के निर्माण से बेचने तक का ये पूरा कारोबार महिलाओं के हाथ में है। सुशांत मुखर्जी, न्यूज वर्ल्ड इंडिया, वाराणसी। ये वो महिलाएं हैं जो कभी अपने घरों से बाहर नहीं निकला करती थी, पर आज इन्होंने अपनी दुनिया खुद बनाई है और इनके बनाए हुए कपड़े आज देश और विदेश में भी धूम मचा रहे हैं, जो महिला सशक्तिकरण का एक जीता जागता उदाहरण है। सुशांत मुखर्जी, न्यूज वर्ल्ड इंडिया, वाराणसी। खबर मुंबई से है। मुंबई मैराथन में आज तकरीबन 40,000 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया।
इस मैराथन में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कई नामचीन धावकों के अलावा कई फिल्मी सितारों ने दौड़ लगाई, कारोबारियों ने दौड़ लगाई। मैराथन के खास आकर्षण रहे 104 वर्ष के फौजा सिंह साहब। फौजा सिंह साहब इससे पहले साल 2013 के मैराथन में सीनियर सेकेंडरी कैटेगरी में हिस्सा ले चुके हैं। रविवार को मुंबई जमकर दौड़ी। तस्वीरें मुंबई के सीएसटी स्टेशन के बाहर की हैं, जहां रविवार की सुबह बेहद खास रही, क्योंकि यहां सुबह सुबह ही नजर आने लगी वो तमाम हस्तियां जो मुंबई मैराथन का हिस्सा बनने के लिए बेताब दिखी। बहुत ज्यादा तैयारी के साथ में मुंबई मैराथन के आयोजक बिल्कुल दिख सकते हैं। उसके अलावा देश भर के मीडिया की जो संख्या है वो भी बहुत ज्यादा है। और ऐसा नहीं है कि केवल मुंबई के ही लोग शरीक होते हैं मैराथन में। देश का एक ऐसा बहुत बड़ा मैराथन ये कहा जाता है जिसमें देश भर से लोग यहां आते हैं। एशिया के सबसे बड़े मैराथन में हिस्सा लेने के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एथलीट, कई फिल्मी सितारे, कई बिजनेसमैन और नामी गिरामी खिलाड़ी एक साथ नजर आए। रविवार सुबह 5:40 पर शुरू हुई मुंबई मैराथन में करीब 40,000 लोगों ने हिस्सा लिया। कई फिल्मी सितारे मुंबई मैराथन में हिस्सा लेने वालों की हौसला अफजाई करने के लिए यहां पहुंचे थे। My first time coming here, I'm super excited. It's such an amazing energy, so much positivity. We just got from all the amazing disabled champions who are participating in this marathon, and I mean, it's just so beautiful. हाफ मैराथन भाग रहे हैं, तो मतलब 3 रन से हाफ मैराथन के लोग शिफ्ट हो रहे हैं, तो वो अच्छी बात है। When can we see you run? I run every day. Okay. I run about 15 kilometers every day. मुझे इसके लिए हाफ मैराथन के लिए एटलीस्ट 6 हफ्ते का प्रैक्टिस चाहिए होगा मुझे। इस दौड़ का हिस्सा बने धावकों का हौसला बढ़ाने के लिए सिर्फ फिल्मी सितारे ही नहीं बल्कि कई सियासतदान भी नजर आए। मुंबई मैराथन यानी कि मुंबई की एकता। आप देखेंगे कि जिस तादाद में लोग यहाँ आते हैं, अपने एनजीओज का पक्ष रखते हैं, एक साथ चलने के बाद एक ही चीज जहन में आता है कि मुंबई एक टॉलरेंट सिटी है, एकजुट है और इसकी ताकत कोई नहीं टूट सकता है। सीएसटी से शुरू होकर ये दौड़ बांद्रा वर्ली सीलिंग पर खत्म हुई। इस मैराथन में हिस्सा लेने के लिए अच्छी खासी संख्या में दिव्यांग लोग भी पहुंचे थे, जो इतनी बड़ी दौड़ का हिस्सा बनने पर बेहद खुश और उत्साहित नजर आए। मैराथन के खास आकर्षण रहे 104 साल के फौजा सिंह। वो इससे पहले 2013 मैराथन के सीनियर कैटेगरी में भी हिस्सा ले चुके हैं। मैं इतना खुश है, मैं बोल नहीं सकता। बम्बे के लिए मैं आया, बम्बे का बहुत बाहर रहे मैराथन, बहुत खुश हाँ। आज जितना मैं खुश हूँ कभी नहीं हुआ, बूढ़े वाले बहुत खुश हुआ। हाफ मैराथन में दीपक बाबू कुमार को विजेता घोषित किया गया। बता दें कि करीब 21 किलोमीटर लंबे रास्ते पर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम नजर आए। आतंकी खतरे के मद्देनजर पूरे रास्ते पर 10,000 से भी ज्यादा की संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई थी। मुंबई मैराथन का यह 13वां साल है और इस मैराथन को एशिया के बड़े मैराथन में से एक माना जाता है। मनोज भोयर, न्यूज वर्ल्ड इंडिया, मुंबई। जी, हार हार और एक और हार। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हार की इस हैट्रिक में सीरीज में टीम इंडिया का काम अब तमाम हो चुका है। मेलबर्न वनडे में मिली 3 विकेट की करारी शिकस्त के साथ ही भारत ने सीरीज भी गंवा दी है और अपनी साख भी। कप्तान धोनी की टीम ने मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर खड़ा किया था, मगर एक बार फिर हमारे गेंदबाजों और हमारे फील्डर्स ने टीम की लुटिया डुबो दी। Australia win the third ODI and they win the series 3-0. You know, there'll be conflict of interest if I start reviewing my performance, you know, so I think you'll have to put up PIL to judge my performance, you know, as the skipper. You know, there'll be conflict of interest if I start reviewing my performance, you know, so I think you'll have to put up PIL to judge my performance, you know, as the skipper. मेलबर्न में मिली हार निराश करने वाली है। इस एक हार से पूरी सीरीज में टीम इंडिया का काम तमाम हो गया, लिहाजा गमगीन होना वाजिब है। लेकिन कप्तान महेंद्र सिंह धोनी गुस्से में हैं। लगातार मिल रही हार के चलते धोनी कप्तानी की दाव हारते जा रही हैं।
ऐसे में कप्तानी पर सवाल पूछे जाने के बाद वो कैप्टन कूल तो हरगिज नहीं दिखते। You know, there'll be conflict of interest if I start reviewing my performance, you know, so I think we'll have to put a PIL to judge my performance, you know, as the skipper, but also you have to see, you know, more than, you know, the series win and everything, what's really is happening, what are the segments, you know, where we are lacking, where we have to improve as a team, because it's not about the leader, I am there, somebody else will come, but what's more important to see, you know, the areas where we are lacking, you know, what are the departments, you know, which has to improve, you know, especially when it comes to in the shorter format. धोनी अपनी कप्तानी पर जवाब नहीं देंगे। आपको जवाब चाहिए तो अदालत में जाइए। आप उनकी कप्तानी में मिलने वाली हार से हताश हो सकते हैं, लेकिन उनके सामने कप्तानी का जिक्र करना मना है। कप्तानी के बारे में नहीं तो हार की वजह ही सही। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लगातार तीसरे मैच में क्यों हार मिली, इसके लिए कौन कसूरवार है? मेलबर्न में टीम इंडिया की सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी जिसके चलते उन्हें शिकस्त मिली? बल्लेबाजों ने एमसीजी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा स्कोर खड़ा किया, यानी बैटिंग अच्छी थी। That's it. It's coming from the south now. Oh, that might go for 4. Target there. That's what I like. That's what I like. In the air, and that's big enough. That's well and truly big enough. गेंदबाजों ने 7 विकेट चटकाए, यानी बॉलिंग भी ठीक ठाक रही। Oh, the slip has worked. Oh, beautifully bowled. Is a shout, a confidence. तो फिर किसने हराया? इसका जवाब तो कप्तान साहब दे ही सकते हैं। No, it's not about the biggest disappointment. You know, if you see the 3 games, you know, they were close games. You know, first 2 games we thought, you know, maybe 10 or 15 more runs would have been good. But also you have to see if we had those 10 to 15 runs, you know, they would have batted slightly differently and they would have put more pressure on our bowlers. So there was definitely pressure on the bowlers. Today, if you see, I felt, you know, on and off the bowling was decent. But we did let down with our fielding. You know, the best fielders in the group, you know, they actually left quite a few deliveries, and you accumulate those 15 runs or maybe more, you know, then the change around could have happened. So I felt in this game, you know, it was the fielding that has let us down. बेशक फील्डर्स ने लगातार दूसरे मैच में अपने प्रदर्शन से निराश किया। डेब्यू मैच खेल रहे गुरकीरत मान ने एरन फिंच का आसान कैच छोड़कर भारतीय गेंदबाजों के लिए मुश्किल खड़ी की। इससे पहले हुए पर्थ वनडे में भी टीम इंडिया के फील्डर्स ने जमकर कैच टपकाए थे। यानी सीरीज हार के लिए फील्डर्स पूरी तरह से कसूरवार हैं। लेकिन मेलबर्न के पिच पर इतना बड़ा स्कोर खड़ा करने के बाद भी उसे डिफेंड नहीं कर पाना चिंता पैदा करने वाला है। उमेश यादव 55 तो ईशांत शर्मा 78 वनडे मैच खेल चुके हैं। हैरानी की बात यह है कि इसके बावजूद कप्तान धोनी इन्हें अनुभवहीन मानते हैं। You know, it's a relatively inexperienced bowling lineup. You know, Ishant is somebody who has played a lot of international cricket, but if you see the ODI format, you know, he's not somebody who has been consistently part of the format. Umesh has been somebody, you know, who has been on and off, and at the same time, you know, there are others who made their debut also in this tournament. So what we have to assess right now is, you know, how good the individuals are, how they are doing, what's the rate of their development, you know, because you have to groom. At the end of the day, I've always said we need to groom our youngsters. We won't find complete products, you know, we have to groom them, you know, make them play, and, you know, at the end of it, you know, you'll find good players, you know, will service the team for a long time. मेलबर्न के पिच में टर्न मिलेगा, इसका अनुमान पहले से था। पिच के इस मिजाज के बावजूद स्पिनर आर अश्विन को बाहर बिठाना कईयों को हजम नहीं होने वाला। स्टार स्पिनर अश्विन को टर्निंग ट्रैक पर बाहर रखकर 2 खिलाड़ियों का डेब्यू कराना कप्तान की रणनीति पर सवाल खड़े करते हैं। क्या धोनी मेलबर्न के पिच का मूड भांपने में नाकाम रहे, या फिर वो एक ऐसी योजना के साथ मैदान में उतरे जो आखिर तक सबके लिए एक पहेली ही बनी रही? It was a bit of turn on off. It was slightly on the slower side. You know, it was not like a turning track, you know, proper turning track. And, you know, there was a bit of turn, as I said, and we were able to exploit it with the part-timers, you know. I felt Gurkirat, you know, bowled decently, and since the wicket was slightly on the slower side, you know, Rishi could also mix up his pace and bowl well. You know, you always assume, you know, the wicket will be like this, and also looking at the
past wickets, you try to make some kind of an adjustment, saying this is what may happen, because if we were sitting in the same place, losing the game, and it would have been a slightly better wicket, you would have questioned why you didn't make a change. You have lost 2 games, you're just playing with the same level. मौजूदा सीरीज में भारत का सफर बीच राह में ही खत्म हो चुका है। ये धोनी को भारी पड़ सकता है। 2016 वर्ल्ड T20 से पहले उन पर भले ही गाज ना गिरे, लेकिन ये हार T20 वर्ल्ड कप में उनके हौसलों को नुकसान तो पहुंचा ही सकती है। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। और इस बुलेटिन में फिलहाल अभी इतना ही, लेकिन आपके अपने चैनल न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, इसलिए आप देख रहे हैं और देखते रहिए।